हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। कुछ टॉपिक जो हैं डिस्कस करने बचे हुए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं तो अपना वादा लगभग हमेशा निभाते आया हूँ आपके लिए। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है? क्योंकि कहा गया है कि गुरु और शिष्य दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं लाख पढ़ा लूँ, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो इसका एक ही मतलब होगा कि वो इतना कुछ कहना, इतना कुछ करना सब व्यर्थ हो जाएगा। जो ज़िंदगी आप देख चुके हैं वो ज़िंदगी, सॉरी, जो ज़िंदगी मैं देख चुका हूँ वो ज़िंदगी अभी आप देखने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनुभव की अगर हम बात करें तो आपसे ज़्यादा अनुभव हमारे पास है। उसके बाद भी अगर आप मान लीजिए अविश्वास के कारण अगर आप बातों को नहीं मानेंगे तो उसका भुक्तभोगी आप ही होंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कक्षा 12 कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम जो होता है, एक बार जो नंबर छप जाएगा वो नंबर दोबारा मिटने वाला नहीं। तो कम से कम ये है, कहा गया है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। हालांकि मैं तो आपका टीचर हूँ, तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें क्या करूँ, सजेस्ट करूँ, और वैसा ही मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो के बाद एक वीडियो और देना मुझे पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। कल जैसे कि मैंने चर्चा किया था आपसे कि क्षेत्रफल सदिश के बारे में, कल मैंने चर्चा किया था गॉस के प्रमेय के बारे में, और कल मैंने चर्चा किया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, और मैंने जो चर्चा किया हुआ था, ठीक है, और शायद एक आध क्वेश्चन वगैरह हमने किया था। तो एक काम करते हैं, थोड़ा-सा आप एक काम करिए कि हम इसको पहले थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे बात क्या हुई थी आपकी हमारी, मैं फटाफट डिस्कस करूँगा, 5 मिनट के अंदर हम वो रिवीज़न कर लेंगे। हमारी आपकी यह बात हुई थी कि सर अगर कोई सरफेस है, कोई सतह है, ठीक है? कोई क्या है? सतह है। अब सर अगर हमको पता करना है कि इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश है, क्या है? इस सतह का जो हमारा क्या है? क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है? क्षेत्रफल सदिश है, वो कहाँ होगा? ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको यह बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर यह क्या है, आपका सतह है, तो जो उसका क्षेत्रफल सदिश होगा वह इसके क्या होगा? लंबवत होगा। अगर यह सतह है तो इसके लंबवत होगा। अगर यह सतह है तो इसके लंबवत होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे जो सतह, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह क्या होता है? सतह की लंबवत लंबवत होता है। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह सतह की क्या होता है? लंबवत होता है। ये कल आपकी हमारी बात हो चुकी है। मान लेते हैं कि यह सतह जो है एस है, और इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग लेते हैं जिसका नाम हम लोगों ने दिया था डी एस। और इसके मान लीजिए सतह एक ऐसा है, ऐसे है, इस टाइप का सतह है। मैं बोर्ड पे उसको मतलब जैसे आप समझने के लिए समझिए, जो सतह है वो ऐसे है, ठीक है? तो इसका हम एक छोटा सा पार्ट ही लिए हुए हैं, ठीक है? अब इस सतह का अगर हम लंबवत दिशा में देखें तो लंबवत दिशा में ये हमारा हो जाएगा। लंबवत दिशा में क्या हो जाएगा हमारा? ये लाइन हो जाएगी हमारी, ये सदिश हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डीएस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी क्षेत्रफल सदिश के दिशा में क्या होती है? एकांक सदिश की दिशा होती है, एकांक सदिश की दिशा होती है। फिर कल हमारी आपकी बात हुई थी कि जैसे ये पूरा ये जो सरफेस है, जो पूरा सतह है, उसका जो क्षेत्रफल हो गया वो एस हो गया। इस छोटे से सतह का जो क्षेत्रफल हो गया वो डीएस हो गया। और इस सतह के लंबवत हमने क्या पाया? क्षेत्रफल सदिश पाया। कैसे रिप्रेजेंट कर दिए? डीएस वेक्टर से। इसी के दिशा में क्या होगा? एकांक सदिश की दिशा होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप से। इनके बीच में संबंध क्या होगा? कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि डीएस वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डीएस वेक्टर एन कैप।
ये आपका दिशा हो गया, सॉरी ये आपका संबंध हो गया, इसमें क्षेत्रफल सदिश में, एकांक सदिश में और क्षेत्रफल में, सतह के क्षेत्रफल में। तो आपको मैं क्षेत्रफल सदिश समझाया था, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम लोग बात किए थे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ ऐसा कहा गया था कि जैसे हमने एक सतह बनाया था, और वैद्युत फ्लक्स के बारे में यह कहा गया था कि इस सतह से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, इस सतह से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा या इस सतह का जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा, इस सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, इस सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। फॉर एग्जांपल दैट, जैसे मान लीजिए यह सतह है, तो इससे लंबवत कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अगर उसके संख्या को अगर हम काउंट कर लें तो इस सतह का या इस सतह से गुजरने वाला हमको वैद्युत फ्लक्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आपकी यह बात हुई थी कि जैसे सर यह सतह है, तो सतह है तो जाहिर सी बात इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, लंबवत होगा। अब जाहिर सी बात है कि जैसे कि यह सतह है, ठीक है, समझिएगा आप मेरी बात को। जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यह क्या है, आपका सतह है, ऐसे समझिए, और इस सतह का जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वह क्या होगा, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे यह सतह है, तो इस सतह का जो लंबवत, जैसे सतह मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, यह सतह मान लीजिए ऐसे है, तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा किधर होगा, इधर होगा, जाहिर सी बात है लंबवत होगा। अब उसके बाद लंबवत होगा, सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। हम लोग क्या इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ds वेक्टर से। उसके बाद ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, वो भी क्या हो गई, सतह के लंबवत हो गई। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे हैं कि जब वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं, ठीक है, लंबवत होती हैं, तो जब वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। समझाता हूं मैं, यह सतह है, सतह का लंबवत, यह आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, इसकी दिशा ऐसे हो गई। अब यहाँ कोई आवेश रखा है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं आएंगी तो इसको क्रॉस करेंगी, क्रॉस करके वो भी ऐसे जा रही हैं, क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे है, वैद्युत बल रेखाएं भी ऐसे हैं, दोनों का जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 बन रहा है। तो अगर आपको निकालना होगा इस सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो उसके लिए हम लोग कल बात किए थे, वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। और आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा कहां से आया था, तो जब हमने दूसरा केस लिया था, दूसरा केस क्या था कि एक सतह था हमारे पास, और सतह में बात ये थी कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो इसका डायरेक्शन तो ऐसे है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है, जो आपका वैद्युत बल रेखा है वो ऐसे जा रहा है, और क्षेत्रफल सदिश से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और यह क्या है, आपका क्षेत्रफल सदिश है, और यह क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो चूंकि यह क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, दो घटक हो गए। एक हो गया क्षैतिज घटक जो हमें मिलेगा ई कॉस थीटा, और एक हो गया ऊर्ध्वाधर घटक जो हमको मिलेगा ई साइन थीटा। तो आपको जैसा कि जानकारी है कि जो ई कॉस थीटा है वह सतह के लंबवत है, और हम लोग जो वैद्युत बल रेखा काउंट करते हैं वह लंबवत ही काउंट करते हैं। तो इसका यह मतलब हो गया, जो हमारा फ्लक्स हो गया, तो फ्लक्स में हम किस घटक को लेंगे, लंबवत को। तो ई साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमारा अगर ऐसे है तो ई साइन थीटा हमारे, ई साइन थीटा क्या सतह के लंबवत तो है नहीं, ई कॉस थीटा सतह के लंबवत है। तो ई कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका ds, तो यहां से मिला था ई ds कॉस थीटा। और जैसा कि आपको जानकारी है, आप पढ़े होंगे W बराबर एफ डी कॉस थीटा, जब क्लास 10th 9th में पढ़े थे आप, तो वहां इसको क्या लिखते थे, एफ डी कॉस थीटा को स्केलर फॉर्म में, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, मतलब अदिश गुणन। तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा
फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे समझना था और इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, थोड़ा सोचिएगा। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वह बात करने सॉरी हम लोग बात किए थे गॉस के प्रमेय पे बात किए थे। हम लोग किस पे बात किए थे? गॉस के प्रमेय पे बात किए थे। तो गॉस के प्रमेय के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था? गॉस का प्रमेय मैं आपका रिवीजन करवा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। गॉस का जो प्रमेय था उस पर हम लोगों ने क्या बात किया था? उस पर हम लोगों ने यह बात किया था कि मान लीजिए कि कोई बंद सतह है और इसके अंदर आवेश है, मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है या प्लस क्यू आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस सतह से, ये जो सतह है इसका नाम मान लीजिए एस है, इसका हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, दैट इज डीएस। तो इस सतह से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। वह जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह इस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आवेश होना है, आवेश है, यहां हम लिखेंगे इनसाइड। इनसाइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको किससे मतलब है? अंदर के आवेश से मतलब है। किससे मतलब है? अंदर के आवेश से। ध्यान दीजिएगा, जो गॉस का प्रमेय होता है वह बंद सतह के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है? बंद सतह के लिए लागू होता है। खुली सतह के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए लागू होता है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, आपका कोई सतह है और यहाँ आवेश है, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इससे क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इस एरिया को पकड़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हम लोग तो यही पढ़े हुए हैं ना फ्लक्स में कि किसी सतह से सतह के लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी उसी को हम क्या करेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम अंदर के आवेश को छोड़ दें, अब हम कोई बाहरी आवेश ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सतह बना दिया और मैंने बाहर में एक आवेश ले लिया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इससे क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये बताइए, मान लीजिए इससे दो वैद्युत बल रेखाएं निकली और इस सरफेस को क्रॉस किए, तो इस सरफेस को क्रॉस करेंगी तो फिर इस वाले भी सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो जितनी रेखाएं इस सरफेस को क्रॉस करेंगी उतनी ही रेखाएं इस वाले सरफेस को क्रॉस करके निकल जाएंगी। इसका यह मतलब हो गया कि जो इसके अंदर जो नेट टोटल जो फ्लक्स आएगा, ठीक है, आया कितना फ्लक्स? 2 गुजरा इस सतह से। फ्लक्स जो है इस सतह के एक पार्ट से 2 फ्लक्स गुजरा, फिर इस सतह के एक भाग से 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजरी और फिर सतह के दूसरी भाग से 2 वैद्युत बल रेखाएं निकल गई। तो ओवरऑल जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला हमको, वैद्युत फ्लक्स मिला, वो क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसीलिए जो गॉस का प्रमेय है वो बंद सतह पे लागू होता है, न कि खुली सतह पे। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद गॉस के प्रमेय के बाद हम लोग रिवीजन जैसे हो गया हमारा आपका, अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे, इस पे बात करेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिएगा। क्वेश्चन लिखा है, यदि E बराबर 2y कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k है तो 30 इकाई के क्षेत्रफल yz समतल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि yz समतल, बोले ना, क्या बोले कि yz समतल से गुजरने वाला, तो आप एक काम किया करिए, जैसे निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें आप एक फिगर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक छोटा सा फिगर बना लीजिए और फिगर बना करके कुछ रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दैट मैं ऐसे बना दिया फिगर, इसका नाम रख दिया मैंने, मान लीजिए एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, इसका नाम मैंने रख दिया वाई अक्ष और इसका नाम मैंने रख दिया जेड अक्ष। अब यहीं पर आपको एक चीज देखना है। क्या देखना है? आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? यदि E बराबर, मतलब कहीं ना कहीं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। ठीक है, अब 30 इकाई के क्षेत्रफल YZ समतल से गुजरने वाला, तो YZ समतल है कहां पर? देखो YZ कह रहा है, YZ समतल मतलब ये वाला पार्ट, YZ समतल मतलब ये वाला पार्ट।
अब इस समतल से, ध्यान दीजिएगा, इस समतल से गुजरने वाला हमको क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए हमको? फ्लक्स चाहिए। तो पहली बात हमारी आपकी बात ये हो चुकी है कि जो फ्लक्स होता है, फाई ई जो होता है, वह होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या एक काम करिए, डीएस मत लिखिए, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखिए, क्योंकि यहां पर फाई ई है। जब मैं डी फाई ई लिखता तो मैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिखता। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो फ्लक्स में हम बात करते हैं वह सतह से लंबवत गुजरने वाला, ध्यान दीजिएगा, सतह से लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। और हमको एक फार्मूला और पता है। क्या पता है? कि डीएस वेक्टर बराबर मॉड ऑफ डीएस वेक्टर एन कैप होता है। इसी को ऐसे लिखते हैं, डीएस वेक्टर बराबर डीएस एन कैप, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये आपको ये भी जानकारी है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ई बराबर इतना, मतलब आपको वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये वाला ई दिया हुआ है, तो आपको इस ई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अब आपको चाहिए क्या? डॉट आपको मिल जाएगा, एस आपको चाहिए। तो एस कैसे लाएंगे? एस होता क्या है? तो जो एस होता है वह क्षेत्रफल सदिश होता है। अब अगर हमें क्षेत्रफल सदिश मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश मतलब हो गया यही वाला डीएस वेक्टर। अब इस क्षेत्रफल सदिश को पाने के लिए हमें क्या मिल जाए? एकांक सदिश मिल जाए। और अगर हमें यह डीएस मिल जाए, मतलब क्षेत्रफल मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आप एक क्षेत्रफल सदिश आराम से पा लेंगे, उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये बताइए एक कह क्या रहा है? क्षेत्रफल 30 इकाई के क्षेत्रफल वाई जेड समतल से गुजरने वाला। तो वाई जेड समतल कहां है? वाई जेड यह समतल है, इससे गुजरने वाला क्या? वैद्युत फ्लक्स। तो जब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो प्रश्न उठता है कि इस सतह का एकांक, इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह कितना होगा? आप समझ रहे हैं? यह सतह कौन सा है? वाई जेड है। और इस वाई जेड का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह कितना होगा, और उसकी दिशा किधर होगी? तो जाहिर सी बात है, इस वाई जेड समतल का जो लंबवत दिशा होगा वही क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसके लंबवत दिशा कौन सी है? एक्स एक्सिस की दिशा। एक्स एक्सिस की दिशा क्या है? इसके लंबवत है। तो इसके लंबवत है, इसका मतलब ये हो गया कि जो क्षेत्रफल सदिश हमको मिलेगा, जो हमको क्षेत्रफल सदिश मतलब एस वेक्टर मिलेगा, उसकी दिशा एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, एक्स अक्ष के दिशा में होगी। और आपको यह भी पता है कि जिधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है उधर ही एकांक सदिश की दिशा होती है। तो आपको यह भी पता है कि एक्स अक्ष के दिशा में जो एकांक सदिश होता है वह कितना होता है? आई कैप होता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफल सदिश चाहिए। तो आप यहां से निकाल लीजिए। तो डीएस वेक्टर मतलब एस वेक्टर बराबर डीएस, डीएस मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया? 30 इकाई। तो क्षेत्रफल कितना लिखेंगे? 30। और एन कैप मतलब एकांक सदिश। तो एक्स अक्ष के दिशा में जो एकांक सदिश है वो कितना है? आई कैप। तो ये हमने लिख दिया आई कैप। तो इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल सदिश निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपसे फ्लक्स पूछ रहा है। दैट इज अ फाई इज इक्वल टू ई कितना दिया हुआ है? ये दिया है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड माइनस 5 के कैप, ठीक है, एंड डॉट 30 एंड डॉट कितना दिया हुआ है? डॉट 30 आई कैप। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू, आपको ये सॉल्व करना पता होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करिए। 2 इंटू 30 60 आई कैप डॉट आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप प्लस 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 120 जे डॉट आई कैप। तो जे डॉट आई कैप माइनस माइनस 5 से 15 मतलब 150 के डॉट आई कैप। ये आपको पता चल गया। अब यहीं पर आपके पास एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जानकारी होना चाहिए। कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे कि फाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 60 का 60 लिखिए और आई कैप डॉट आई कैप। तो क्या होता है? आई कैप डॉट आई कैप, और एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वह 1 होता है। तो यहां निकाल लीजिए, आई डॉट आई के बराबर हो जाएगा आई मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। तो दोनों क्या है? सेम है। तो cos 0 इक्वल टू 1, AV1 तो इसके वैल्यू कितने आ गई? 1 आ गई। तो 60 इंटू इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे प्लस
120 जे कैप डॉट आई कैप। तो जे और आई मतलब एक्स एक्सिस के अलाउ, जे मतलब वाई एक्सिस की दिशा में। अब उसके बाद दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, 90 हो गए। तो जो कॉस की वैल्यू, जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आई कितना है, कॉस 90। कॉस 90 मतलब होता है जीरो, मतलब ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जे कैप डॉट आई कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू जीरो और माइनस 150। यहाँ भी देखिए के और आई क्या हो गए, लंबवत हो गए, इनके बीच में एंगल जो है 90। तो कॉस 90 जीरो, तो ये भी कितना हो गया, इंटू जीरो हो गया, मतलब ए भी जीरो, ए भी जीरो। तो बच कितना गया 60। तो हम लिखेंगे फाइव ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, और इसका आप मात्रक लिखेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आशा करता हूं आपको पता होगा। नहीं है तो बता देता हूं मैं आपको कि जैसे अगर हम निकालें मात्रक, तो फाइव बराबर ई डॉट एस, तो कितना होता है ई एस कॉस थीटा। ई का क्या होता है आपका मात्रक, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, मतलब न्यूटन बटे कूलाम। और उसके बाद क्या होता है इनटू, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुवी पर लगने वाला आघूर्ण बताइए। तो आपको एक काम करना है, आपको पहले एक फिगर बनाना है। तो पहले फिगर बनाइए। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, एक समान एक समान एक समान क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका। इसमें हमने क्या रख दिया है, इसमें हमने क्या रखा, एक द्विध्रुव रख दिया। चलिए ठीक है, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दो आवेश परिमाण में सेम लेकिन चिन्ह में विपरीत, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे, इसको मान लेते हैं कितना दूरी है 2a, और इसका क्या है मान लीजिए मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मुझे बताइए द्विध्रुव को कहाँ रखा है हमने, वैद्युत क्षेत्र में। द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश होते हैं, परिमाण क्या होता है सेम होता है, चिन्ह विपरीत होता है, एक दूसरे से बहुत ही न्यूनतम दूरी पे होते हैं, बहुत कम दूरी पे होते हैं। जाहिर सी बात है द्विध्रुव में दो आवेश हैं, और आपको पता है कोई आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह बल का अनुभव करता है। जाहिर सी बात है द्विध्रुव में दो आवेश हैं, तो माइनस क्यू भी बल का अनुभव करेगा और प्लस क्यू भी बल का अनुभव करेगा। आपको ये भी पता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है और कोई धनात्मक और कोई क्या है धनात्मक आवेश है, तो उस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और कोई ऋणात्मक आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। तो जाहिर सी बात है जब प्लस क्यू है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, धनात्मक एक्स अक्ष के दिशा में, तो प्लस क्यू पे जो बल लगेगा वो भी किधर लगेगा, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, कितना बल लगेगा, तो आपको ये भी जानकारी है कि F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। तो यहाँ कितना लगेगा, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू ई बल लगेगा। किधर लगेगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। तो बल की दिशा भी किधर होगी, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। क्यों, क्योंकि जो आवेश है वह क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अब ऋणात्मक आवेश में पता है आपको ये भी बल का अनुभव करेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, धनात्मक एक्स की दिशा में, जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, विपरीत लगेगा। विपरीत लगने का मतलब क्या हो गया, विपरीत लगने का मतलब क्या हो गया कि ऋणात्मक एक्स की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, धनात्मक एक्स की दिशा। बल कहाँ काम कर रहा है, ऋणात्मक एक्स की दिशा। क्यों ऐसा है, क्योंकि आवेश ऋणात्मक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कितना लगेगा, दैट इज द माइनस क्यू ई लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बल लग रहा है धनात्मक एक्सिस की दिशा में, दूसरा बल लग रहा है ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में। तो यही बल मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक
एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, तो यही बल जो है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आघूर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आघूर्ण के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर आपको चीजों को, एक चीज को समझना है, क्या समझना है कि जैसे कि आपको पता है कि चूंकि द्विध्रुव दिया हुआ है, तो इसका जो द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह कितना होगा। द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। अब पी क्या होता है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वह माइनस से प्लस की ओर होती है, ये सब जानकारी है आपको। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो आप क्या लिखेंगे, 2a। ओके, ठीक है ना। पी आप यहाँ वेक्टर वेक्टर हटा दीजिए क्योंकि आप परिमाण में लिख रहे हैं ना, तो Q इंटू 2a। लेकिन आपको ये जानकारी है कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होती है वह माइनस से प्लस की ओर होती है। चलिए, इसको आपने क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस द्विध्रुव पर जो नेट फोर्स लग रहा है, हम बात करें कि इस द्विध्रुव पर जो नेट बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, द्विध्रुव किससे मिलके बने हुए हैं, मतलब द्विध्रुव में क्या क्या है, आवेश है। तो एक बल लग रहा है धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में, एक बल लग रहा है ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में। तो आपको जैसा कि पता है कि बल जो है वो क्या है, सदिश राशि है। और आपको ये भी पता है कि जब सदिश जब जो क्या बोलते हैं सदिश राशि होती है, अगर वह सेम डायरेक्शन में होती है तो जोड़ देते हैं, अब विपरीत दिशा में होती है तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर प्लस की हुई माइनस की हुई कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम एफ नेट बराबर प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा यहाँ ये जो बल आघूर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो जो हमारा आघूर्ण होता है वो आघूर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे कि एक फोर्स, एक बल इंटू दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब एक बात बताइएगा मुझे, एक बल कौन सा है, तो कोई एक बल ले लीजिए, चाहे प्लस क्यू ई ले लीजिए चाहे माइनस क्यू ई ले लीजिए। तो हमने एक बल ले लिया, कितना, क्यू ई ले लिया, इंटू दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। दो बल कौन कौन से हैं, एक बल ए है और एक बल ए है, इनके बीच का जो लंबवत दूरी होगा वो लंबवत दूरी क्या होगा, जाहिर सी बात है ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। और जब ये वाली दूरी होगी तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। जब इस वाले एंगल को थीटा मान लेंगे, इस वाले एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, और हमको यही निकालना है जिसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जो साइन थीटा हमारा आएगा वो क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब एक्स अपान कर्ण कितना दिया है, 2a दिया हुआ है। तो यहाँ से जो एक्स हम निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, 2a साइन थीटा। ये एक्स क्या है, दो बलों के बीच में लंबवत दूरी है, एक बल इधर है एक बल इधर है, तो इनके बीच की जो ये दूरी है यही क्या है, लंबवत दूरी है। तो कितना आ गया, 2a साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। और आपको जैसा कि पता है Q इंटू 2a को हमने क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, P इंटू ई साइन थीटा। मतलब आपका जो आघूर्ण आ गया टाउ बराबर वो कितना आ गया, पीई साइन थीटा। इसको आप लिख लीजिए, यही आघूर्ण हम लोग निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। कोई चीज अगर एक्सप्लेन करते समय अगर कोई चीज अगर रह जाती है तो उसको मैं बाद में भले एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कोई चीज मैं छोड़ूंगा नहीं।
यही मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको निभाऊंगा, ठीक है। और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो आघूर्ण होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से। और टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर हमको आघूर्ण आघूर्ण क्या चाहिए, टाउ मैक्सिमम चाहिए, मतलब अधिकतम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो उसके लिए हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए 90 अगर रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, तो पीई, इसका यह मतलब हो गया कि अगर थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो तो जो हमको आघूर्ण मिलेगा वह क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। और थीटा 90 होने का यह मतलब हो गया कि जो डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन किधर है, ये ऐसे है, और वैद्युत क्षेत्र कैसे है, ऐसे है। तो जो यहाँ पर थीटा एंगल बना रहे हैं वो ऐसा ना हो करके वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है और डायपोल मूवमेंट अगर ऐसे है तो इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हमको जो आघूर्ण मिलेगा वह क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। इस पे हम लोग बाद में और भी बात करेंगे, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी आप यह जान जाइए कि जैसा कि यह वैद्युत क्षेत्र धनात्मक एक्सिस की दिशा में था और मैंने द्विध्रुव को ऐसे रखा कि जैसे कि वह वैद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इस प्लस क्यू पे वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगा, बल लगा धनात्मक एक्सिस की दिशा में। इस माइनस क्यू पे वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा ऋणात्मक एक्सिस की दिशा में। और यही बल जो है वो हो गए जिम्मेदार हो गए किसके लिए, आघूर्ण के लिए। और जैसा कि आघूर्ण टॉर्क जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, यह बराबर होता है एक बल, ठीक है ना। एक बल मतलब कोई भी बल इंटू दो बलों के बीच की दूरी। तो एक बल में हम लोगों ने क्या ले लिया, क्यूई ले लिया, इंटू दो बलों के बीच की दूरी। तो दो बल कैसे थे, एक बल देखिए प्लस क्यूई ऐसे था और माइनस क्यूई ऐसे था। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वह यही होगी ना। तो इस दूरी को हमको पता नहीं था, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो देखिए यहाँ पर एक्स मान लिया, यह हमको पता था 2a, यहाँ थीटा है तो साइन थीटा मैंने ले लिया, लंब बटा कर्ण, एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, q इंटू टू ए, और q इंटू टू ए को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो पीई साइन थीटा ये आपका हो गया। और थीटा बराबर मैंने 90 रखा तो टाउ मैक्स इक्वल टू कितना मिल गया, पी मिल गया। इसका मतलब अगर हमको अधिकतम आघूर्ण पता करना है तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि अधिकतम आघूर्ण के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या जो द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, इनके बीच का कोण 90 अंश होना चाहिए। तो आपने इस चीज को समझ लिया। उसके बाद अगर हम थोड़ा बात करें, किस पे बात करें, सतत आवेश वितरण पे। तो सतत आवेश वितरण पे बहुत ज्यादा बात नहीं है। आवेश का वितरण सतत होना, कंटिन्यूअस मैनर में, मतलब ये है कि मतलब कोई पक्षपात नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा हो जाना या किसी पे बहुत कम हो जाना, ठीक है, ऐसा नहीं है। सभी जगह समान रूप से आवेशों का फैलाव ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब इसमें तीन केसेस हम समझते हैं। पहला एक विमीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशन। दूसरा होता है दो विमीय, जिसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन। और एक होता है तीन विमीय, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई धातु का लंबा तार है और मैंने आवेश को क्या कर दिया, समान रूप से इसमें फैला दिया। तो जो ये आवेश का वितरण हुआ है, कैसा आवेश का वितरण हुआ है, जिसको हम लिखेंगे रैखिक आवेश वितरण। कैसा आवेश वितरण हो गया, रैखिक आवेश। रैखिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि यह धातु की तार है, लंबी तार है, तो यहाँ रैखिक का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं लंबाई की बात आ गई, तो इसको हम क्या बोल दिए, रैखिक आवेश वितरण बोल दिए। अगर मान लीजिए जैसे कोई सरफेस है, कोई सतह है, और कोई सतह के ऊपर अगर आवेश क्या है, फैला हुआ है, तो जब कोई सतह के ऊपर आवेश फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यह क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें लंबाई की बात हो रही है एल, इसमें सरफेस की बात हो रही है, मतलब एरिया, क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब अगर मान लीजिए जैसे जो क्रिकेट हम खेलते हैं, फुटबॉल जो खेलते हैं, मान लीजिए कोई स्फीयर गोलानुमा बॉल है, जो फुटबॉल है सपोज करिए। अब इसके आयतन में अगर आवेश फैला हुआ है तो यह जो आवेश का वितरण हुआ वो कैसा हो गया, आयतन आवेश वितरण हो गया।
अब मैं आपसे पूछूं कि रैखिक आवेश वितरण में अगर मुझे निकालना है रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, क्या निकालना है? रैखिक आवेश घनत्व। तो याद रखिएगा जो रैखिक आवेश घनत्व होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बाई L, मतलब कुल आवेश और तार की लंबाई। तो हमको क्या मिल जाता है? लैम्डा। इस लैम्डा को क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान S, मतलब जितना आवेश वितरित हुआ और अपान जितने क्षेत्रफल में वितरित हुआ, तो Q अपान S, ये क्या मिल जाएगा? सिग्मा। सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अगर हम बात करते हैं आयतन आवेश वितरण के बारे में, तो आयतन का मतलब क्या हो गया? इसका जो आयतन है मान लेते हैं V है, तो आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? रो से। और आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? आपका कुल आवेश मतलब Q और अपान आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? स्फीयर का अगर हम बात करें तो वॉल्यूम होता है घन, आयतन जो होता है वह कितना होता है? 1/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का समान रूप से, ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में वितरित होना ही सतत आवेश वितरण कहलाता है, जिसमें हम 3 केस देखते हैं। 1 डायमेंशन, ये जो लंबाई वाला है ये कितना है? 1 डायमेंशन है। ये सरफेस वाला कितना है? 2 डायमेंशन है। और यह कितना है? 3 डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चूड़ी ले लें तो चूड़ी हमारा क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, 2 बिमी होता है। तो उस पर आवेश अगर वितरित है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर हम मान लीजिए जैसे पेन है, यहाँ पर आवेश अगर वितरित है, इसको हम बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण। और अगर यहाँ पर आयतन आवेश वितरण की बात है, जैसे कि फुटबॉल है, तो फुटबॉल में क्या हो गया? 3 बिमी हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, तो उसके अंदर उसके आयतन में अगर आवेश वितरण वितरित है तो उसको हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। तो आशा करता हूं इन चीजों को आप समझ गए होंगे। और रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा बराबर होता है हमारा Q बाई L, यहाँ लंबाई की बात। सिग्मा बराबर Q बाई S, S मतलब सरफेस, सरफेस मतलब एरिया की बात, क्षेत्रफल की बात। और रो बराबर क्या होता है? Q बाई V मतलब आयतन की बात। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अनंत लंबाई वाले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अनंत लंबाई वाले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, अब जैसे अनंत लंबाई है, तो अब अनंत लंबाई, तो अनंत यहां तो बनेगा नहीं, तो अनंत लंबाई में से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मैंने यह ले लिया। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? दैट इज L है। ओके, इस पे मैंने आवेश को वितरित कर दिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे क्या निकालना है? आवेश तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लेते हैं इससे R दूरी पे, इस P पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आपको करना ये होगा, तो जाहिर सी बात है जब आवेश वितरित है, आवेश क्या है? वितरित है समान रूप से, तो यहां इस आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सममिति के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री मतलब ये हो गया कि आवेश से समान दूरी पर, तो इस आवेश से समान दूरी पर यह वाला पॉइंट हो गया, इस आवेश से समान दूरी पर क्या हो गया? यही वाला पॉइंट हो गया। अगर ये R है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? R ही हो जाएगा। और यहां अगर हम लेते हैं यहां समान दूरी पे, ये क्या है? मान लीजिए R है, ये भी क्या हो जाएगा? R ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आपको पता है कि गॉस का प्रमेय आप पढ़े होंगे, तो हमको कहीं ना कहीं क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ बना दीजिए। क्या बन गया आपका? गॉसियन पृष्ठ बन गया। कैसे बनेगा? ऐसा गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए कि सममिति के हिसाब से आवेश से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, आवेश से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये आपका क्या बन गया? गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब गॉसियन पृष्ठ बन गया, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस बिंदु पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, चाहे मैं इस बिंदु पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, तो मुझे तो लगता है कि कोई पक्षपात नहीं होगा, समान होंगे, सबके सभी के सभी सब क्या होंगे? समान होंगे। और समान होने के कारण ही, सममिति सिमेट्री के कारण ही जो हमारा गॉसियन पृष्ठ बन गया वो कैसा बन गया? बेलन नुमा बन गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप आवेश जैसे लिए हैं, तो आवेश किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? वैद्युत बल रेखाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और आवेश जब वैद्युत बल रेखाओं के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, तो अगर आपको मान लीजिए उस आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर एक सतह, ऐसा सतह बनाएंगे कि उस आवेश से उसकी दूरी क्या हो? उस बिंदु की समान दूरी हो।
तो वह पृष्ठ कैसा क्या कहलाया जाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहलाया जाएगा। यह कैसा पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। आपने अपने सहूलियत के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपने ऐसा किया। अब मैटर क्या है, अब यहीं पर आपको समझना है कि आपको निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जब वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पर देखिए हमको 3 पार्ट मिल रहे हैं। एक ए वाला पार्ट मिल रहा है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट हमको मिल रहा है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। और एक पार्ट हमको मिल रहा है, दैट इज द थर्ड पार्ट। मतलब कितने पृष्ठ मिल गए। इस पृष्ठ का नाम मान लीजिए हम लोग दे देते हैं S1, इस पृष्ठ का नाम हम लोग मान लीजिए दे देते हैं S2, और इस पृष्ठ का नाम हम लोग दे देते हैं मान लीजिए S3। अब इस आवेश के कारण जो आपके क्या निकलेंगी, क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वह किन किन पृष्ठों से होकर गुजरेंगी, अब यह देखना है आपको। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वह जैसे हम जो वैद्युत फ्लक्स काउंट करते हैं, वह पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, हम लोग को उससे मतलब है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर यह जो सतह है, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर होगा, जाहिर सी बात है अगर प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो मुझे आप यही बताइए कि यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक एक्स एक्स की तरफ, और यह हो गया आपका धनात्मक वाई एक्स की तरफ, किसकी दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब जैसे कि मान लीजिए यही सतह है, तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ऋणात्मक वाई एक्स की तरफ। और जो आपको पता है कि धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह धनात्मक एक्स एक्स की दिशा की तरफ होगी। तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ऐसे है। तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ रहा है कि एक फैक्टर, एक सरफेस यहां हो गया, एक सरफेस यहां हो गया, और एक सरफेस यहां देख लीजिए। इस सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, बाहर की तरफ। तो यह हो गया S1 वेक्टर बाहर की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, बाहर की तरफ। इनके बीच का जो एंगल बन गया कितना बन गया, थीटा बराबर 0। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुल फ्लक्स की बात करें, अगर हम लिख दें कुल फ्लक्स, क्या लिख दें, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स के लिए कौन जिम्मेदार, कुल फ्लक्स मतलब हो गया फाई टोटल। हम लिख देते हैं इंग्लिश में फाई टोटल बराबर आपका हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला फाई का, इंटीग्रेशन समाकलन कितना हो जाएगा, ई, एक सरफेस हो गया S1, तो ES1 EDS1 ले लेते हैं, EDS1। एक छोटा सा पार्ट हमने यहां ले लिया है, एक छोटा सा पार्ट हमने क्या किया है, यहां ले लिया है, और एक छोटा सा पार्ट हमने यहां ले लिया है। तो EDS1 प्लस इंटीग्रेशन EDS2 प्लस इंटीग्रेशन EDS3। चलिए आगे थोड़ा इसको सॉल्व करिए। तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, इसको ओपन करिए, कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कैसे कितना हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा EDS1 cos थीटा प्लस समाकलन EDS2 cos थीटा प्लस समाकलन EDS3 cos थीटा। अब मैटर यहां समझना है आपको, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, थोड़ा इसको मैं क्या करूंगा, इरेज करूंगा आगे समझाने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां मान लीजिए फाई टोटल आप निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे फाई टोटल बराबर, ये बताइए DS1 cos थीटा। तो S1 वाला पार्ट कौन सा है, ए वाला है, और थीटा कितना मिला है हमको, 0 मिला है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और DS1 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। तो मतलब यहां पर ऐसे आ जाएगा ES1 आ गया, और cos थीटा क्या हो गया, 0, cos 0 1, ठीक है। प्लस इस वाले पार्ट में देखिए S2 वाले पार्ट में, तो S2 वाले पार्ट में हमको थीटा कितना मिला, 90 मिला है। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये वाला हट गया। यहां भी क्या हो जाएगी, S3 वाले पार्ट में cos 90 मिला है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगी, ये वाला हट गया। तो कुल मिला जुला के बचा क्या हमारे पास, a प्लस 0, मतलब जो फाई टोटल हमको मिला वो कितना मिल गया, दैट इज ES1। तो क्या हो जाएगा, E इंटू, अब S1 कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो गया। मतलब हमको जो फाई टोटल मिला है वो भी कितना मिला, इंटू 2 पाई आर एल मिल गया। अब थोड़ा आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब ई निकाल रहे हैं। कुछ अगर छूट जाए तो पीछे वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख लिया करिए। अब क्या होगा आगे, जैसा कि आपको पता है, ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया, एक इसकी वैल्यू आ गई फाई टोटल का। तो एक समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब आपको जैसा कि पता है कि जो आपका गॉस का प्रमेय होता है वह फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर फाई की वैल्यू इतना,
यहाँ फाई की वैल्यू इतना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? E इंटू 2πr/L इज इक्वल टू Q/ε0। और E आपको निकालना है, तो इसको आप नीचे ले जाइए, तो कितना हो जाएगा आपका? E बराबर हो जाएगा Q/2πr/L/ε0। और आपको जैसा कि जानकारी है कि चूंकि यह क्या है, देखिए रैखिक है, तो रैखिक आवेश घनत्व तो हो गया, तो लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो Q/L की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? Q/L की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा। तो लैम्डा अपान 2πε0r। तो ये आपने क्या निकाल लिया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। ठीक है, इस रैखिक आवेश वितरण के कारण आपने निकाल लिया। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अनंत लंबाई वाले तार के कारण, अनंत लंबाई वाले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल लिया। सिमेट्री, सममिति, ये बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन आता है ना भाई कि जैसे सर कब बेलन नुमा हो जा रहा है आकृति, कब गोला नुमा हो जा रहा है, तो गॉसियन पृष्ठ में हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो यहीं पर सममिति की बात आती है, सिमेट्री। मतलब जैसे इस आवेश से अगर आप इस पॉइंट पे अगर निकाल रहे हैं, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस आवेश से जो आप पॉइंट लेंगे, वह पॉइंट जितने दूरी पर यह वाला है उतने दूरी पर ये वाला भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आवेश ले लिया, इस आवेश के कारण मुझे किसी सरफेस से वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना है, तो अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, तो जाहिर सी बात है मैं यहां पर भी एक पॉइंट लूंगा, लेकिन दूरी क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। जब सभी पॉइंट को आप मिला देंगे तो एक पृष्ठ बनेगा। तो एक ऐसा पृष्ठ बन गया, गोलाकार पृष्ठ बन गया। इस पृष्ठ को मैंने क्यों लिया? सममिति के कारण। सममिति मतलब सिमेट्री के कारण। समझ में आया? तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद एक फिगर आपको दिख रहा होगा, इस पे हम लोग अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। और इसके बाद में एक वीडियो और दूंगा आपको। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और समझ में नहीं, अगर कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, ये आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरी बात कितना मान रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, मिलिए, बात करिए। बात करने से चीजें निकल करके आती। जब बात करेंगे, समझेंगे, कुछ कहेंगे, तब ना मैं समझूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखिए। आप मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? एक शिष्य अपने गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? जाके किसी पहाड़ से कहने आएगा, जाके किसी नदी से कहने जाएगा, कि बादल से कहने जाएगा? किससे कहने जाओगे? तो हमारा कहने का मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं, मैं आगे भी करता रहूंगा, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। हमारा मेन मोटो है, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे, डीपनेस के साथ बात करेंगे। रटना उठना नहीं रटने वाला है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आगे मिलते हैं। और एक वीडियो और मैं आपको दे दूंगा, लगभग 10 से 11 वीडियो अगर मैं आपको दे रहा हूं, अगर एक चैप्टर का, उसको पार्ट वाइज देखिए। उसमें बड़े आराम से चीजों को एक एक करके बारीकी से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे आपके डेरिवेशन हो, मुझे जो समझ में आ रहा है अच्छे से अच्छा मैं आपके लिए करने का बेहतर प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद आप किसी भी बुक को उठा करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ सर क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।